नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका अभिवादन है। आज हम चर्चा करेंगे एक साहित्य से संबद्ध किंतु साहित्य से भिन्न एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे अनुशासन पर जिसे हम कोश विज्ञान के रूप में जानते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, साहित्यकार, भाषा के अंग उपांग, इन सब को केंद्र में रखकर कोश निर्माण की एक सुदीर्घ परंपरा हिंदी में उपलब्ध है। हम जानते हैं कि कोश संग्रह, कोश निर्माण, इसमें अनेक प्रकार की पद्धतियों का, अनेक प्रकार की परिपाटियों का अनुपालन किया जाता है। लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कोशकार जब कोश का निर्माण करता है तो वह यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह से महत्वपूर्ण, उपयोगी, संदर्भ सापेक्ष, लक्ष्यगामी शब्दों का संग्रह करता है। फिर उनके व्युत्पत्तिपरक अर्थ को, उनकी निर्मिति में सहायक उपसर्ग प्रत्यय आदि को, उसके निर्माण में शामिल धातु को, इन सब को ध्यान में रखते हुए वह कोश में उसकी चर्चा परिचर्चा करता है। फिर उसके अर्थ, समानार्थी, पर्याय, इन सब की चर्चा भी कोश के अंतर्गत की जाती है। कोश हम जानते हैं कि न केवल अध्ययन के लिए, भाषा, साहित्य, इन सब के अध्ययन के लिए तो सहायक होता ही है, इनके अध्येताओं की तमाम रुकावटों को, बाधाओं को, संकटों को, चुनौतियों को, उनको वह दूर करने में मदद करता है। कोश अनुवाद कार्य में भी अत्यंत सहायक होते हैं। हम अनेक प्रकार के कोशों को इस दृष्टि से उपयोगी पाते हैं। एक भाषा कोश, द्विभाषा कोश, त्रिभाषा कोश, बहुभाषा कोश, इस तरह के कोश भी मिलते हैं। कोश साहित्यकारों के नाम और उनके अवदान को लेकर भी तैयार किए गए, व्याकरण के अंगों को लेकर भी, जैसे संज्ञा कोश, सर्वनाम कोश, विशेषण कोश, क्रिया विशेषण कोश, इसी तरह मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, इसी प्रकार से रचना कोश, अनुवादक कोश और विश्वकोश तक लगातार निर्मित होते रहे। हिंदी में ऐसे विश्वकोश की भी एक परंपरा हमारे सामने उपलब्ध है। समांतर कोश के रूप में, जिसे अंग्रेजी में थेसॉरस कहते हैं, उनके लेखन की भी एक परंपरा विद्यमान रही है। बहुत से कोशों में शब्द के उच्चारण को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत स्थलों पर शब्द की विकास यात्रा को भी उल्लिखित किया जाता है। वह शब्द कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, उस शब्द का लोकप्रिय अर्थ क्या है, मूलभूत अर्थ क्या है, इन सब को भी स्पष्ट किया जाता है। इस कोश निर्माण की परंपरा को यदि हम दृष्टि में डालें तो हमारी आज़ादी से पहले, यानी 1947 से पहले भी अनेक कोश निर्मित हुए, किंतु 47 के बाद और विशेष रूप से 1960 के बाद कोश लेखन की यह परंपरा तीव्र गति से आगे बढ़ी। उसमें देश विदेश के बहुत से विद्वानों ने अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। आज़ादी से पहले भी बहुत से भारतीय और विदेशी विद्वान इस कोश निर्माण के कार्य में सन्नद्ध रहे। उन्होंने अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा से इसका निर्माण किया और हम सबके लिए उसे उपलब्ध भी कराया। कोश कला वास्तव में एक साधना सापेक्ष कला है।
क्योंकि शब्दों की साधना करते हुए शब्दों की अर्थ छटाओं को, उसकी अर्थ व्याप्ति को, उसके अर्थ संकोच को, उसके अर्थ परिवर्तन को, वह सब भी कोश के अंतर्गत कोशकार समाहित करता है। यही कोश, लघु कोश, बृहत कोश, श्रृंखलाबद्ध अनेक खंडों में कोश, इस तरह के कोश भी निर्मित होते रहे हैं, सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर। यानी बहुत से निजी प्रकाशनों ने भी बहुत से कोश बनाए और सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक संस्थाएं भी कोश निर्माण में संलग्न रहीं, संबद्ध रहीं। और अब तो ई कोश भी हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। कोश निर्माण और शब्दावली निर्माण, इन दोनों की एक परंपरा सशक्त और सुदीर्घ हमारे सामने उपलब्ध हुई। हमने भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में शब्दों का संग्रह करके उसमें भी कोश निर्माण किया, यानी जैसे जर्मनी से हिंदी, रूसी से हिंदी, या हिंदी से जर्मनी, हिंदी से रूसी। इसी तरह परस्पर भारतीय भाषाओं में भी कोश निर्माण की ये परंपरा चलती रही। बंगला हिंदी, हिंदी बंगला, मराठी हिंदी, हिंदी मराठी, तमिल हिंदी, हिंदी तमिल, इस तरह के कोशों के निर्माण की परंपरा भी चलती रही। इस तरह हम देखते हैं कि कोश वास्तव में जो पाठ्यपुस्तक, संदर्भ ग्रंथ आदि का लेखन करते हैं, उनको अनेक पांडुलिपियों में आए शब्दों का अर्थ खोजना होता है। वो हिंदी की 18 बोलियों में भी हम कोश की परंपरा को उपलब्ध पाते हैं। बहुत से कोशकारों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस तरह हम देखें कि कोश की निर्मिति, कोश का कोश क्रम में शब्दों की उपस्थिति, यह भी एक चुनौती भरा काम होता है। हिंदी में जो वर्णमाला है उसके आधार पर वर्ण क्रमानुसार शब्दों की उपस्थिति, शब्दों का क्रमबद्ध करना, फिर उनके आगे के सारे जो तत्व हैं, आगे के सारे जो आयाम हैं, उन्हें उसमें समाहित करना, शामिल करना, ये सिलसिला कोश निर्माण में चलता है। किंतु मित्रों, कोश निर्माण में जिस तरह भारत के अनेक विद्वानों ने, कोशकारों ने महत्वपूर्ण अविस्मरणीय योगदान किया, सहयोग दिया, कोश निर्माण की इस परंपरा में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ऐसे ही बहुत से विदेशी विद्वान भी कोश निर्माण की इस परंपरा में जुड़े रहे और उन्होंने भी हिंदी के बहुत से कोशों का निर्माण किया। एक भाषी, द्विभाषी, बहुभाषी कोशों में उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का, अपनी भाषिक क्षमता और दक्षता का परिचय भी दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं विदेशी विद्वानों के योगदान पर, क्योंकि बहुत से विदेशी विद्वानों के कोश हिंदी जगत में आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, उतने ही सार्थक और उपयोगी हैं। यह हिंदी भाषा की अपनी शक्ति है, अपना सामर्थ्य है कि वह समय समय पर अनेक धर्म, संस्कृतियों की संपदा और विविध देश विदेश के विद्वानों की सेवा श्रद्धा से सुगंधित, सुशोभित एवं समृद्ध होती रही है। प्रादेशिक भाषा से चलकर राजभाषा और राष्ट्रभाषा से चलकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा की ओर उन्मुख होने वाली यह हिंदी, यही हिंदी आज भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर भी संसार और सैकड़ों शोधार्थियों तक पहुंची, जहां हिंदी में शोध आदि की दृष्टि से ही नहीं, संपर्क और मेल जोल की दृष्टि से भी, परस्पर संवाद की दृष्टि से भी, अध्ययन और प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी हिंदी ने अपने पंख फैलाए, स्वेच्छा और स्वांतः सुखाए। हिंदी पढ़ने, हिंदी लिखने, हिंदी समझने वाले ऐसे बहुत से देश हमें पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मिलते हैं, जहां मुख्य रूप से रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मन है, बेल्जियम, फ्रांस, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, इटली, इसी तरह से और भी बहुत से देश जिनको हम प्रवासी भारतीयों के रूप में जानते हैं,
जहाँ के नागरिकों को वहाँ के देशों में मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, कीनिया, ट्रिनिडाड, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, रोमानिया, चीन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, बल्गेरिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, रोम, मेक्सिको, ऐसे कई देशों के नाम लिए जा सकते हैं जहां पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन का, शोध आदि का, मीडिया का, सिनेमा का, मनोरंजन के साधनों का, धारावाहिकों का, रेडियो टेलीविज़न की लोकप्रियता का समावेश निरंतर बढ़ता रहा है। अतः भारत, श्रीलंका, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भी हिंदी पैतृक संतति और मातृभाषा के रूप में स्थापित होकर अत्यंत विस्तार प्रचार पाती रही है। इन देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं छपती रही हैं और अभी भी प्रकाशित हो रही हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, राजदूतावास या संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कई केंद्र, ये सब इन स्तरों पर हिंदी का पठन पाठन चलता रहा और आज भी जोर शोर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। निरंतर शोध और कार्यशालाएं हो रही हैं, ढेरों अनुवाद हो रहे हैं। हिंदी व्याकरण और कोश लेखन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सरकारी गैर सरकारी स्तर पर या स्वांतः सुखाए बरसों से चल रही हैं। साहित्य और भाषा के इतिहास भी प्रचुर मात्रा में लिखे जा रहे हैं। व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर हिंदी के लिए यह गतिविधियां किसी न किसी रूप में कार्यान्वित होती ही रही हैं। हिंदी प्रकाशन, आकाशवाणी, दूरदर्शन और इससे जुड़े हुए हिंदी के अनेक कार्यक्रम इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यूं हिंदी की इस देश विदेश की सेवा में सहयोग पर बहुत कुछ विस्तार और प्रमाणों से चर्चा होती रही है, किंतु यहाँ हम सीधे विषय पर आते हुए इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि हिंदी का जितना अहित पहले हुआ, अब उससे हम बाहर निकलकर हिंदी के विकास की, प्रचार प्रसार की चिंता कर रहे हैं और हिंदी इतर अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग मूलक अध्ययन को ध्यान में रखते हुए, विदेशियों द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए हम इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी सेवाएं हिंदी की, चाहे वो इतिहास लेखन हो, चाहे वो कोश लेखन हो, कोश निर्माण हो, पाठ्यपुस्तकों के सृजन की बात हो, संदर्भ ग्रंथों की बात हो, हम उनके अवदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस प्रकार मध्य युग में अनगिनत सूफी और सूफी इतर मुस्लिम कवियों ने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की, उसी प्रकार विदेशों के कई विद्वान बंधुओं ने भी हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य और कोश आदि ग्रंथ तैयार किए। उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। सन 1655 ईस्वी में एडवर्ड टेरी ने अपनी पुस्तक वॉयज टू द ईस्ट इंडीज इस नाम से एक पुस्तक तैयार की थी और इस पुस्तक ने मार्ग प्रशस्त किया बाद के लेखकों के लिए, बाद के कोशकारों के लिए, भाषाविदों के लिए। सन 1704 ईस्वी में तुरोनेसिस ने लेक्सिन लिंगुआ हिंदुस्तानिका नामक पुस्तक तैयार की। व्यापारियों के बढ़ते हुए व्यापार संबंधों को ध्यान में रखते हुए सन 1715 में जे कैटेलियर ने डच भाषा में हिंदुस्तानी का एक व्याकरण तैयार किया। हिंदुस्तानी के संभवतः इस प्रथम व्याकरण का सन 1743 ईस्वी में लाइडेन से लैटिन अनुवाद भी प्रकाश में आया। सन 1852 ईस्वी में फ्रांस में दिए गए एक भाषण में गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी को भारतीय लोक भाषा कहा। सन 1886 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित हॉब्सन जॉब्सन कोश में हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे वो गारसा द तासी हो, चाहे वो अन्य अंग्रेजी भाषा के, फारसी के, उर्दू के विद्वानों की बात करें, उन सब ने अवसर अनुकूल समय संदर्भ को समझते हुए, महत्ता को जानते हुए बहुत से ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए। विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य की
इस बहुमुखी सेवा का आरंभ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो चुका था। हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी हिंदी साहित्य में रीतिकाल के रूप में जानी जाती है। यही वह समय है जब मुगल शासक धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे और अंग्रेज हम पर काबिज हो रहे थे। इस तरह सबसे पहले अंग्रेजी, डच और रूसी भाषाओं में हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान अर्जित करने के लिए व्याकरण तैयार किए गए, कोश ग्रंथों की रचना हुई और धीरे धीरे यह यात्रा साहित्यिक अध्ययन, साहित्य सृजन, साहित्यिक शोध यहां तक विकसित होती चली गई। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी पुस्तकें हमें उस काल में लिखी हुई मिलती हैं जो विदेशियों द्वारा निर्मित की गई, जिसमें व्याकरण के ग्रंथ भी हैं, जिसमें कोश आदि ग्रंथ भी हैं, जिसमें साहित्य और शोध लेखन के मानक आदि पर भी चर्चा की गई है। यूनेस्को की भाषा होने के गौरव से संपन्न यह भाषा अब शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा होने का गौरव भी हासिल करेगी ही, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आज बहुत से विदेशी विद्वानों के नाम हैं जिन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के विकास एवं संवर्धन के लिए ससम्मान स्मरण किया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। उनमें सोवियत संघ के डॉक्टर E.P. चेलिशेव का नाम उल्लेखनीय है। पश्चिमी जर्मनी के डॉक्टर लोथार लुत्से का नाम भी उल्लेखनीय है। ट्रिनिडाद के श्री शंभुनाथ कपिलदेव, चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर ओदोनेल स्मेकेल, जर्मन जनवादी गणतंत्र के डॉक्टर हेलमुट नेस्पिताल, जापान के दोई, स्वीडन के प्रोफेसर लेनार्ड पेरसन, कनाडा के डॉक्टर क्रिस्टोफर किंग, ब्रिटेन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर R.S. मैकग्रेगर, फ्रांस की श्रीमती निकोली बलवीर, पोलैंड के प्रोफेसर मैरिया ब्रेस्की, ऐसे बहुत से सैकड़ों नाम हमें उपलब्ध हैं जिन्होंने हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी कोश निर्माण, हिंदी पठन पाठन, हिंदी शिक्षण आदि को लेकर बहुत से ग्रंथों का निर्माण किया। डॉक्टर मोनियर विलियम्स की, डॉक्टर अब्राहम ग्रेयरसन की हिंदी में बहुत सी उल्लेखनीय कृतियां हमें मिलती हैं, चाहे वो कोश हों या अन्य प्रकार की रचनाएं हों। हिंदी में आधुनिक प्रणाली, वैज्ञानिक वर्गीकरण और वर्णमाला क्रम के आधार पर कोश रचना करने का जो शुभ कार्य विदेशी विद्वानों ने प्रारंभ किया था वह उल्लेखनीय है। इनमें अंग्रेजी हिंदी, हिंदुस्तानी अंग्रेजी, अंग्रेजी संस्कृत, बंगला हिंदुस्तानी और कानून और वाणिज्य संबंधी कोश, इन सब क्षेत्रों में चिकित्सा शब्दावली कोश, ऐसे बहुत से कोश, बहुत सी रचनाएं, शब्दावलियां हमें उपलब्ध होती हैं, देखने को मिलती हैं, जिसकी प्रेरणा से हिंदी के क्षेत्र में बहुत से कोशकारों ने, बहुत से वैयाकरणों ने काम किया। सन 1964 में भारतीय भाषाओं के 2190 कोशों की एक सूची राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इनमें हिंदी के कोश ग्रंथों की संख्या 308 थी, जो अन्य सभी से अधिक थी। सन 1941-42 में डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी कोशकारी में हिंदी का योगदान इस शीर्षक से एक निबंध लिखा और प्रकाशित किया था। उन्होंने कोशकारी में हिंदी का योगदान, यानी कोश की दुनिया में, कोश जगत में हिंदी के कौन से कोश बने, किसने बनाए, किस दृष्टि से बनाए, उनकी निर्माण की प्रक्रिया और पद्धति क्या रही, इन सब बातों को डॉक्टर बाहरी ने विशेष रूप से इस निबंध के अंतर्गत विवेचित किया। 1967 में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी कोशों की परंपरा का टिप्पणी सहित लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जो भाषा पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था। यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि इस कोश लेखन और संपादन के इतिहास में विदेशी विद्वानों ने किस किस तरह से और कितना कितना योगदान किया है। यह तो स्पष्ट है कि विदेशी विद्वानों के हिंदी कोश लेखन से पूर्व भारतीय विद्वानों ने भी समय समय पर इस दिशा में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किया था, किंतु वह कार्य वैज्ञानिक एवं आधुनिक नहीं बन सका था। अतः यह भी स्पष्ट होना ही चाहिए कि कोश कला को एक सुदृढ़ व्यवस्था, एक सुलझी हुई वैज्ञानिक दृष्टि विदेशी विद्वानों से ही प्राप्त हुई।
इस संदर्भ में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका का यह अंश देख सकते हैं, जिसमें यह लिखा गया कि जब अंग्रेजों का भारतवर्ष के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होने लगा तो नवागंतुक अंग्रेजों को इस देश की भाषाएं जानने की विशेष आवश्यकता ज्ञान पड़ने लगी। वे देश विदेशों के कोश अपनी सुविधा के लिए बनाने लगे। इस प्रकार इस देश में आधुनिक ढंग के और अकारादि क्रम से बनने वाले शब्दकोशों की रचना का सूत्रपात हुआ था। कदाचित देश की भाषाओं में से सबसे पहले हिंदी के 2 शब्दकोश श्रीयुत जे फर्गुसन नामक एक सज्जन ने प्रस्तुत किए थे। इनमें से एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी का और दूसरा अंग्रेजी हिंदुस्तानी का कोश था। इस प्रकार का कोश सन 1790 में प्रकाश में आया, जो श्रीयुत हेनरी हैरिस के प्रयत्न का फल था। सन 1808 में जोसेफ टेलर और विलियम हंटर के सम्मिलित प्रयत्नों से कलकत्ता में एक अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश भी प्रकाश में आया था। इसके उपरांत सन 1810 में एडिनबरो में श्रीयुत जे बी गिलक्राइस्ट का और सन 1817 में लंदन में श्रीयुत शेक्सपियर का भी एक अंग्रेजी हिंदुस्तानी और एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश प्रकाश में आया था। हिंदी भाषा या देवनागरी अक्षरों में सबसे पहला कोश पादरी M.T. एडम ने तैयार किया, जो सन 1829 में हिंदी कोश के नाम से कलकत्ता से प्रकाशित भी हुआ था। निस्संदेह विदेशी विद्वानों के योगदान से हिंदी कोश लेखन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उल्लेखनीय यह भी है कि इस परंपरा ने भारतीय विद्वानों को प्रभावित किया और प्रेरित भी किया। उसी का परिणाम है कि बाद में हिंदी में जो कोश निर्माण भारतीयों द्वारा प्रारंभ हुआ, वो एक खंड में, 2 खंडों में या अधिक खंडों में भी इसका सिलसिला चल निकला। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत से कोशकारों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, अपना योगदान अवदान दिया। कह सकते हैं कि इन विदेशी विद्वानों ने कई प्रकार से कोश तैयार करके भारतीय विद्वानों का, भाषाविदों का, भाषा वैज्ञानिकों का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें कोश निर्माण की एक दिशा भी दी। उसकी उपादेयता से, उसकी उपयोगिता से अवगत भी कराया। इनमें सबसे पहले हम अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी तथा हिंदुस्तानी भाषा कोश पर दृष्टि डालते हैं, जिसमें हमें बहुत से कोशों पर दृष्टि जाए तो हमें ये ज्ञात होता है कि इन कोशकारों ने वास्तव में महत्वपूर्ण अवदान कोश निर्माण की दिशा में किया है। सर्वप्रथम हमें सन 1773 ईस्वी में रोमन अक्षरों में प्रकाशित जे फर्गुसन का हिंदुस्तानी भाषा कोश देखने को मिलता है। इस कोश का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। सन 1790 ईस्वी के आसपास प्रकाशित गिलक्राइस्ट का डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एवं हिंदुस्तानी अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश ग्रंथ भी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में 1000 शब्दों का संग्रह किया गया था और इस कोश के प्रकाश के बाद ही गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी के विद्वानों में गिने जाने लगे थे। सन 1810 ईस्वी में एडिनबरा से एक नवीन संस्करण भी प्रकाश में आया था, जिसमें थॉमस रोबक ने गिलक्राइस्ट को सहयोग दिया था। इस संस्करण में फारसी लिपि का त्याग कर दिया गया था। गिलक्राइस्ट के ही समकालीन कर्कपैट्रिक का 1789 में ए वैक्यूबलरी पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश ग्रंथ लंदन से प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक के अंत में न्यू हिंदी ग्रामर एंड डिक्शनरी पर एक योजना भी विस्तार से आगे के लिए दी गई थी। लेखक इस ग्रंथ को 8 खंडों में प्रकाशित करना चाहते थे। लेखक ने प्रस्तावित भी योजना के 8 खंडों में क्रमशः हिंदी लिपि, चिन्हों पर विचार, विभिन्न पदों पर विचार, व्युत्पन्न और शब्द गठन पर विचार, वाक्य विन्यास और मुहावरे, मूल, व्युत्पन्न और समस्त हिंदी क्रियाओं आदि पर, शुद्ध हिंदी शब्दावली, प्रचलित अरबी फारसी शब्दावली, व्याकरणिक नियमों और उनके उदाहरण आदि की योजना तैयार की थी। किंतु संभवतः किन्हीं अज्ञात कारणों से यह ग्रंथ तैयार नहीं हो पाया। यदि वह भी तैयार होता तो हिंदी कोश की दुनिया में एक महत्वपूर्ण अवदान हो सकता था। कुल मिलाकर कह सकते हैं
कि कोश निर्माण की यह परंपरा प्राचीन है, महत्वपूर्ण है। देश विदेश के बहुत से कोशकारों ने, भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आज जिस कोश जगत को हम देखते हैं वो वास्तव में इसी आधारशिला पर खड़ा हुआ एक संसार है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।